ब्लड प्रेशर मुख्यतः जो हमारी रक्त की वाहिका होती है उस पर पड़ने वाला प्रेशर होता है। जिस प्रेशर से ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है हम उसे प्रेशर बोलते हैं। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा होता है हमारी जो रक्त वाहिका है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई बीपी। दूसरे हम डिस्कस करेंगे कि जिन मरीजों में ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा रहता है तो इन मरीजों में दूसरी बीमारी होने का, किडनी की बीमारी होने का, लकवा होने का और दिल की और दूसरी बीमारी होने की भी रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को मुख्यतः जो फिजिशियन होते हैं वो कैटेगराइज करके रखते हैं। इनको हम या तो नॉर्मोटेंसी बोलते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, कुछ रहते हैं जिनका सामान्य से थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रहता है, इसे हम बोलते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। या और इसके बाद अगर और अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम इसे स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अंदर कैटेगराइज करते हैं। मैं आगे बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की जो भी डिवाइस है मुख्यतः दो तरह की रीडिंग देती है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि बड़ा हुआ रीडिंग बताएगा आपकी डिवाइस में, और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर रहता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सामान्य रूप से यही मतलब होता है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय आपका ब्लड प्रेशर वो किस प्रेशर से पंप कर रहा है आपका हार्ट, और जब हार्ट आपका रिलैक्स करता है तो उस अवस्था में आपके हार्ट आपका जो प्रेशर है वो कितना है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो मुख्यतः नॉर्मल हम जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसे हम 120 के अगर अंदर रहता है तो उसे नॉर्मल मानते हैं, और साथ ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि 80 से कम है तो उसे सामान्य माना जाता है। और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 120 से 129 रहता है और डायस्टोलिक 80 से कम रहता है। इसके ऊपर हम लेबल करते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिनमें की कैटेगरी होती है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका जो उच्च ब्लड प्रेशर है वो होता है 130 से 139 और डायस्टोलिक 80 टू 89, और स्टेज 2 हाइपरटेंशन जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 या उससे अधिक रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है आपका 90 से ज्यादा होता है। ग्लोबल स्टडी है जो रिसेंट डेटा है हाइपरटेंशन का, ये इंडिया का तो नहीं है पर यूएस एडल्ट्स का है, बिटवीन 2017 से 2020 के बीच का डेटा है। और इसे डेटा को एनालाइज भी किया जाए तो मुख्यतः ये ग्लोबली भी सपोर्ट करता है इसी तरह का डेटा। आप देखेंगे दोनों कॉलम में इस तरफ जो पुरुषों के परसेंटेज हैं और इधर महिलाओं के प्रतिशत है। अलग अलग एज ग्रुप्स में ब्लड प्रेशर का प्रेवलेंस देखा जाए तो जो मुख्यतः पुरुष हैं उनमें ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू विमेन प्रेवलेंस ज्यादा रहता है। अगर हम शुरू से ही या 80 ईयर्स एंड आफ्टरवर्ड्स हम देखें तो ब्लड प्रेशर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। पर जैसे जैसे कि उम्र बढ़ती जाती है, अगर हम यहाँ पर देखें 60 टू 74 ईयर्स तो द प्रिवलेंस दोनों में पुरुषों में महिलाओं में लगभग सामान्य है, 70.7% एंड हियर इट इज 71.4%। सो उम्र के हिसाब से महिलाओं में भी ब्लड प्रेशर की प्रेवलेंस बढ़ जाती है। यहाँ पर हो सकता है हार्मोनल फीमेल्स के जो हार्मोन इफेक्ट रहते हैं वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, पर ये प्रोटेक्शन एक उम्र के बाद में कम होने लगते हैं, तो एक एज में पर्टिकुलरली प्रेवलेंस दोनों में सामान्य होता है। और इसी तरह से दूसरी रेसेस में भी हम कंपेयर करें, जो ब्लैक्स हैं, वाइट है, एशियन है, मेन जो पुरुष हैं उनमें ब्लड प्रेशर की जो प्रेवलेंस है वो महिलाओं से अधिक ही पाई गई। अब हम कुछ एनवायरमेंटल या कुछ बिहेवियरल जेनेटिक कॉजेस ढूंढें ब्लड प्रेशर के क्या हो सकते हैं, तो कुछ हो सकते हैं जो हमारे खान पान से संबंधित हो। इसमें मुख्यतः देखा गया है हाई सोडियम इंटेक, खाने नमक मुख्य से इसका सोर्स होता है सोडियम का, इसकी मात्रा अधिक होना खाने में, पोटेशियम की मात्रा कम होना, इसी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम है इसकी मात्रा का कम होना, और साथ में ही ऐसी डाइट जिसमें कि हमारा फल का सेवन कम है, सब्जियों की मात्रा कम है और शराब वगैरह का इंटेक ज़्यादा है। तो ये कुछ खाने से रिलेटेड कारक है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और उससे संबंधित हो सकते हैं। दूसरा नॉन डाइटरी फैक्टर्स है, इसमें हमारा कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हो सकता है, इसे हम बदल नहीं सकते, ये कई बार फैमिली में रन करता रहता है। अत्यधिक वजन का होना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और स्लीप डिस्टर्ब होना
और साथ ही में एयर पोल्यूशन के बारे में भी मैं डिस्कस करना, और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी इन चीज़ों को बढ़ाने में कारक होता है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को भी फोकस करना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर को सही तरीके से चेक करने का तरीका क्या होता है। कई लोगों को ब्लड प्रेशर का सही तरीका नहीं पता होता है, वो अचानक से आते से ही ब्लड प्रेशर चेक करवा लेते हैं, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है वो बिल्कुल रिलैक्स तरीके से बैठा हुआ है, उसका बैक जो है सपोर्टेड है चेयर पे, उसने आराम से जो अपने फुट है वो रेस्ट किए हुए हैं फ्लोर पे, और जो इसका बीपी का कफ लेवल है वो एल्बो क्रीज के जस्ट ऊपर बंधा हुआ है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी ब्लड प्रेशर को चेक करें हमें पूरी तरह से रिलैक्स रहना चाहिए। कम से कम आपके लिए पॉसिबल हो तो 10-15 मिनट आप रिलैक्स बैठे रहिए। इस बीच में आप मोबाइल का यूज मत करिए, किसी व्यक्ति से बात मत करिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। उस बैठे रहने के बाद में 10-15 मिनट बैठे रहने के बाद में जो आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है वो एक सही ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो मुख्यतः किसी भी व्यक्ति को जो है ब्लड प्रेशर की रीडिंग हमारे रिकॉर्ड में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक फिजिशियन को भी मदद करता है ट्रीटमेंट असेस करने में, दवाइयों का इफेक्ट जानने में। हमेशा आप कोशिश करें कि 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग लें और उनका एक एवरेज निकाल लें, वो ज़्यादा अच्छा चीज़ है। और दोनों ही ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग में कम से कम 1 मिनट का अंतर जरूर रखें। यूजुअली जो ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने की जो डिवाइसेस हैं वो होती है ऑसिलोमेट्रिक डिवाइसेस, जो कि नॉर्मली ऑटोमेटेड डिवाइस आप घर में यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इट इज रिकमेंडेड, आप उससे घर पे ब्लड प्रेशर बिल्कुल रिकॉर्ड करिए। ब्लड प्रेशर का हमेशा ऐसा पाया जाता है कि उम्र के साथ साथ जो सिस्टोलिक, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, जो जब हार्ट रिलैक्स करता है, वो जो ब्लड प्रेशर है वो हम देखा गया है कि उम्र के 5वें पड़ाव, 5th डिकेड या 50 वर्ष या उसके अधिकतर, वहां तक जाकर के वो प्लेटिव होता है, बराबर रहता है और फिर थोड़ा सा कम होने लग जाता है। तो एक सामान्य सा ये पैटर्न होता है ब्लड प्रेशर का। एक अधिक उम्र के व्यक्ति में हम देख सकते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो थोड़ा कम मिल सकता है हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अपेक्षा। कारक, जो जनरल कारक है, आप सभी मेरे ख्याल से आज के युग में अवगत हैं। स्मोकिंग, एल्कोहल इनटेक है, हाई फैटी डाइट है, मोटापा है, डायबिटीज है, किडनी की बीमारी होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्लड प्रेशर के। ये ग्राफ भी इन्हीं चीज़ों को बताता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर उम्र के हिसाब से हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंपेयर करें तो उम्र के हिसाब से हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये उम्र के इस पड़ाव पे जो 50 वर्ष या उससे अधिक है वहां पर प्लेट्यू करता है, फ्लैट होता है एंड देन ये कम होता है। तो ये कि सामान्य पैटर्न एक कम उम्र में और एक ज्यादा उम्र के व्यक्ति में देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं जो डिवाइसेस ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए यूज की जाती है। जो इस को देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लड प्रेशर की जो यूजुअल रिकॉर्डिंग मशीन होती है आपके घर में आप यूज करते हैं, दैट होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर ये है। और दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। ये आपके 24 घंटे के ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने वाली मशीन होती है। इनके दोनों के अलग अलग जगह यूजेस है, वो मैं बताता हूँ आप। तो किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज को अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो हमेशा डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आपके घर पर एक मशीन हो जिससे आप रेगुलरली आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और उनकी रिकॉर्डिंग एक बना के रखें, जो कि हमें ट्रीटमेंट करने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर की, जैसे कि मैंने बताया आपको कि किस तरीके से हमें ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति का लेना चाहिए। दूसरे जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग है आपको, वो आप एक पूरे दिन में 2 बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक मॉर्निंग में आफ्टर यूरिनेटिंग, आप जब रिलैक्स रहते हैं, और रात में सोने के पहले। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि 2 रीडिंग ले और दोनों में कम से कम 1 मिनट का अंतर हो। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग आप आपके जो भी रिकॉर्डिंग शीट है उस पर रिकॉर्ड करते चले जाएं, इससे मदद होती है मैम। दूसरा, जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग करने के लिए आजकल कुछ नया चलन है कि ब्लड प्रेशर के लिए स्मार्ट वॉचेस का भी लोग यूज करते हैं। इसके कुछ फायदे हैं पर कुछ नुकसान भी हैं। देखिए, जो ब्लड प्रेशर की रिकॉर्ड करने की जो स्मार्ट वॉचेस रहती हैं ये कंफर्टेबल रहती है लोगों को, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है वो जो ऑसिलोमेट्रिक मेथड है जो आप घर में यूज करते हैं उससे कम होती है, नंबर 1।
नंबर 2, जो स्मार्ट वॉचेस है इनको रेगुलर कैलिब्रेशन की जरूरत होती है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आपका ब्लड प्रेशर इस चीज से, जो स्मार्ट वॉचेस है या कफ इन्फ्लेशन जो भी डिवाइसेस इनसे मॉनिटर करें। अब मैं कुछ एनवायरमेंटल और केमिकल फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं। मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बात करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली स्ट्रेस देना चाहूंगा, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर एक ऐसा, एयर पोल्यूशन ऐसा टॉपिक है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। हम अपना वजन कंट्रोल कर लेते हैं, डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, पर हम जो एयर पोल्यूशन है, जो सांस हम ले रहे हैं, उसके बारे में हम परवाह नहीं करते हैं। पूरे एनवायरनमेंट में जो मुख्य पर्टिकुलेट मैटर होता है जिसे हम बोलते हैं PM2.5 पार्टिकल और PM10 पार्टिकल्स, ये दो मुख्य पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स के बारे में बात करना चाहूँगा। PM10 पार्टिकल्स जो हैं ये हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके ऊपर सेटल हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा नीचे अंदर तो नहीं जा पाते हैं कि लंग्स के कोने तक चले जाएं, पर जो व्यक्ति सेंसिटिव है उनको यह सांस में तकलीफ कर सकता है। दूसरा, उससे छोटा पार्टिकल 2.5, ये इतना छोटा साइज होता है कि ये आपकी लंग्स के एल्वियोलाई, जो सबसे नीचे का सेगमेंट होता है, वहां तक जाकर के आपके ब्लड में एंटर हो सकता है। ये इतना छोटा पार्टिकल होता है, आप इसे सामान्य तरीके से नहीं रोक सकते। ये ब्लड पार्टिकुलेट जो होता है ये आपकी जो ब्लड वेजल है, जो रक्त वाहिका है, इस पर जाकर के असर करता है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाता है जो कि आपकी जो ब्लड वेजल है, जो रक्त वाहिका है, उसको डैमेज करना चालू कर देता है। जो हमारी रक्त वाहिका होती है इसमें कुछ होते हैं स्मूथ मसल सेल्स, जो अंदर की जो लाइनिंग होती है इसमें होते हैं स्मूथ मसल सेल्स। इनके रिलैक्सेशन से वासोडायलेटेशन होता है। कहने का मतलब ये, अगर सामान्य रक्त वाहिका इस तरह की है तो इसमें अगर रक्त वाहिका, आप इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जो हमारी रक्त वाहिका है इसमें इसका ल्यूमन छोटा है, इसमें इसका ल्यूमन जो अंदर का डायमीटर है वो बड़ा है। तो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस वेजल का डायलेट होना बहुत जरूरी है, इस ल्यूमन का बड़ा होना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ब्लड प्रेशर के मॉड्यूलेशन में। तो जिन व्यक्तियों में अगर एयर पोल्यूशन की सराउंडिंग है, क्रोनिक एक्सपोजर है PM2.5 पार्टिकल्स का, तो स्टडीज में देखा गया है कि ये जो लाइनिंग है वेजल की उसको डैमेज करते हैं तो वो जो एंडोथेलियम रहती है, जो लाइनिंग रहती है, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं हो पाता, जो कि हमारी जो रक्त की वाहिका है उसको चौड़ा करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। साथ ही जो दूसरे कारक है जो कि है लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और मरकरी। जो लेड और कैडमियम है ये आपको बैटरी वर्कर्स जो हैं इनको एक्सपोजर रहता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन चीज़ों का। और जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, जो ओर है उससे जो मेटल निकालने वाली प्रोसेस है, पर्टिकुलरली जो व्यक्ति इन एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनको इन चीज़ों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक एंड मरकरी। तो इस स्लाइड में मैंने बताया है आपको कि जो लेड है ये ऑक्यूपेशनल सोर्सेज होते हैं, बैटरी वर्कर, स्मेल्टिंग प्रोसेस एंड पेंट्स। इसमें यूजुअली जो टॉक्सिसिटी आती है वो महीनों और सालों के बीच में देखने को मिल जाती है। ये पर्टिकुलरली हमारी किडनीज को अफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है। इसको सामान्यतः मेजर करने के लिए हम ब्लड में लेड की मात्रा नाप सकते हैं। दूसरा एक्सपोजर है कैडमियम। कैडमियम में सिमिलरली स्मेल्टिंग प्रोसेस है, जो ओर से मेटल निकालने वाली प्रोसेस है, प्लेटिंग है, बैटरी वर्कर्स हैं, उन सब में इसकी टॉक्सिसिटी स्लो रहती है एज कंपेयर टू लेड ओवर 10 to 20 ईयर्स। ये भी हमारे किडनी, बोन और लंग्स को इन्वॉल्व करता है। और सिमिलरली आर्सेनिक और मरकरी, इनको भी नकारा नहीं जा सकता। मरकरी तो कॉमनली जो गोल्ड वर्कर्स है, जो थर्मोमीटर यूज करते हैं या बनाते हैं, इन सब लोगों में भी देखा गया है कि ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करता है। अब एक और चीज है जो कि एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बिस्फिनॉल ए एंड थैलेट्स। ये बिस्फिनॉल ए एंड थैलेट्स, इनकी मुख्य सोर्सेस जो होती है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये भी क्या करते हैं कि सोडियम के साथ साथ जो पानी है इसकी मात्रा बढ़ा करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते। ये बिस्फिनॉल जो होता है ये पर्टिकुलरली होता है थर्मल पेपर्स पे, जो आप ATM की रिसीट्स ले रहे हैं, जो आप
परचेस कर रहे हैं उसकी जो रिसीट्स है वो थर्मल पेपर में यूज होता है बिस्फेनॉल, प्लास्टिक्स हैं वहां पर यूज होता है, और जो थैलेट्स ये दोनों हैं, जो इपॉक्सी रेजिन्स यूज करते हैं प्लास्टिक पाइप्स वगैरह इन सब में, वहां से भी जो बिस्फेनॉल है ये मिलता है। ये इतने डेंजरस सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे हार्मोन्स को डिसरेगुलेट करते हैं, और इसी तरह से जो हमारा किडनी से जो सॉल्ट का रिटेंशन होने लग जाता है, जो नमक अगर हमारी बॉडी में रिटेन करेगा तो साथ में पानी की मात्रा भी बढ़ेगी और उस कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ये एयर पोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और बीपीए के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मैं बात करना चाहूंगा व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्क्ड हाइपरटेंशन। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जो भी फिजिशियंस के पास में आता है चेकअप करने के लिए, तो वो डॉक्टर वहाँ के एनवायरनमेंट, मशीन, इन सबको देख करके एंशियस हो जाता है, चिंतित रहता है। तो उस कारण से उस एनवायरनमेंट में अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये उस एनवायरनमेंट के कारण, जो एंजाइटी, जो एनवायरनमेंट बना है उस कारण से ब्लड प्रेशर किसी मरीज का बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अगर इसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर हम घर के एनवायरनमेंट में, क्लिनिक के सेटअप से बाहर चेक करें तो ऐसे व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, तो ये एक प्रकार का इल सस्टेन्ड हाइपरटेंशन है। दूसरा हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन का कहने का मतलब है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है घर की रीडिंग्स में बढ़ा हुआ है और हॉस्पिटल सेटअप्स में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है। ऐसा देखा गया है कि रोज की दिनचर्या जो है वो इसका एक कारण हो सकती है, जहां पर आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, तो वहां पर जो है इस कारण से घर के में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है। दूसरा हो सकता है कि जो मेडिसिन लेते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, वो सुबह की डोज लेते हैं जिसका इफेक्ट मॉर्निंग में ज़्यादा होता है और शाम तक होते होते इसका इफेक्ट कम होता है, तो इस कारण से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है। और मॉर्निंग में जो क्लिनिक्स विजिट होती है उसमें सामान्यतः ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। तो हमें मास्क्ड हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हॉस्पिटल सेटअप में जो है ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है। तो इसमें होम ब्लड प्रेशर है, वो रिकॉर्डिंग जो मशीन है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन जो है मतलब एक इल सस्टेन्ड हाइपरटेंशन है, जो एक एनवायरनमेंट के कारण होने वाला हाइपरटेंशन है। यूजुअली इसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फॉलोअप्स एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये इल सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, इसे डायरेक्टली ट्रीट नहीं किया जाता मेडिसिन के द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं कि दवाइयों के अलावा हम क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में सहायक होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा डैश डाइट के बारे में। डैश डाइट का फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये डाइट ब्लड प्रेशर को होने से भी बचाती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी आपको सहायक रहती है। इस डाइट में यूजुअली हम सॉल्ट का इंटेक कम रखते हैं, नमक का इंटेक कम रखते हैं, और साथ ही ऐसी डाइट्स को प्रेफर करते हैं जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसी डाइट्स को हम जनरली हम समझ सकते हैं कि अगर आप एक पूरी प्लेट को समझें तो उसमें जो आपकी आधी प्लेट है वो भरी हुई हो सब्जियों से और फलों से, बाकी जो एक चौथाई हिस्सा आपकी थाली का बचता है उसमें आप होल ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें कुछ फैट्स, प्रोटीन आप रख सकते हैं। हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि जो फैट की मात्रा होना चाहिए वो खाने में कम से कम होना चाहिए। अब नमक की बात हमेशा जब भी ब्लड प्रेशर की बात की जाती है, नमक के बारे में हमेशा कहा जाता है कि नमक कम लिया जाए, पर कितना कम लिया जाए इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। तो डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि आपको अपने सोडियम का इंटेक आपकी डाइट में रखना चाहिए 2300 मिलीग्राम दिन भर में, और पॉसिबल हो बहुत अच्छा है अगर 1500 मिलीग्राम दिन भर का हो।
हम जो सोडियम का इंटेक होता है, जो सोडियम का मुख्य सोर्स होता है घर में, होता है नमक। तो नमक के हिसाब से मैं बात करूं कि नमक की जो क्वांटिटी होती है 1 टीस्पून से कम होना चाहिए दिन भर में। इतना नमक, इतने नमक में जो कि है सोडियम हमें इतने कम मिल जाएगा। तो 1 टीस्पून से कम नमक पूरे दिन भर का होना चाहिए आपका, तो आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, वेट लॉस। वेट लॉस, कितना वेट लॉस? वेट लॉस हमें जो करना चाहिए जिसमें कि हमें ब्लड प्रेशर का कमी दिखने लगे, वो होता है 5%। आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड प्रेशर है, जितना भी बॉडी वेट है, वो 5% से आप कम अगर करते हैं तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर कम होता हुआ पाया जाएगा। एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा, दिस डेटा सेज। अब आजकल चलन है पोटेशियम वाले नमक का। ये एक अच्छा सोर्स होता है कि हम सोडियम की मात्रा कम कर दें और पोटेशियम से रिप्लेस कर दें, अच्छी चीज़ है। पर हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जो पोटेशियम बेस्ड साल्ट्स हैं ये किडनी मरीज ना लें, और जिनको कि ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिस कारण से पोटेशियम का एक्सक्रीशन, जो पोटेशियम का शरीर से निकलने का काम है, वो कम हो जाए। पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक नहीं चाहिए। जो किडनी के मरीज हैं और जिन्हें इस तरह की दवाई चल रही है जिसमें पोटेशियम का एक्सक्रीशन पेशाब के रास्ते कम हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को ये दवाई नहीं, ये इस तरह का नमक नहीं दिया जाना। डैश डाइट जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, आप इस तरह से सिंपली समझ सकते हैं कि 4 से 5 सर्विंग आपके फ्रूट्स की हो जाए, 4 से 5 सर्विंग वेजिटेबल्स की हो जाए, 6 to 8 सर्विंग आपकी होल ग्रेन की हो जाए, 2 से 3 सर्विंग आपकी लो फैट और फैट फ्री डाइट की हो जाए, 6 और लेस देन 6 फॉर मीट, चिकन एंड फिश, एंड 2 to 3 सर्विंग ऑफ हार्ट हेल्दी फैट्स। सिंपल भाषा में यही है कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस तरीके से हो। आपकी डाइट, आपकी जो थाली है उसका आधा हिस्सा फलों सब्जियों से भरा हो, फैट की मात्रा कम हो और अनाज की मात्रा बाकी थाली में हो। वेट लॉस हमेशा आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करता है। आपको हमेशा आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा करना चाहिए। हमने जैसे पहले भी बात करी है कि ब्लड प्रेशर मतलब वजन कम करना, एटलीस्ट 5% वेट लॉस होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो वो तो फायदेमंद ही रहेगा, पर कम से कम 5% ब्लड प्रेशर, अगर आपका वजन कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर कम दिखना शुरू होना चालू होगा। और साथ ही जो अल्कोहल की मात्रा है वो महिलाओं में कम से कम 1 या उससे कम होना चाहिए दिन भर में, और पुरुषों के लिए 2 से कम। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता कर सकती हैं। दीज आर लाइक, आप एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप एरोबिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और आप कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आपको कम से कम 150 मिनट 1 सप्ताह में देना चाहिए, जो कि मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी से किया जाना चाहिए। और अगर आप विगरस एक्टिविटी करते हैं एज पर योर हेल्थ, इफ योर हेल्थ सपोर्ट्स दैट, देन 75 मिनट्स पर वीक इज सफिशिएंटली नीडेड टू रिड्यूस कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। यहाँ पर मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता करती हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है, मंत्र का यूज करके जो मन की शांति है उसके द्वारा ब्लड प्रेशर को कम करना, इसे बोलते हैं हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इस तरह का मेडिटेशन देखा गया है इफेक्टिव है, पर जो एविडेंसेस हैं वो ठीक है, इट कुड सपोर्ट दैट योर ब्लड टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, इट कैन सपोर्ट, बट इन दिस द रिकमेंडेशन इज दैट आपको ये कम से कम 15 से 20 मिनट दिन में 2 बार करना चाहिए। साथ ही आप योग कर सकते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होता है। और जो आजकल डिवाइसेस हैं, ट्रैकर्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, उसमें भी
कुछ रेस्पिरेटरी जो सांस से संबंधित सेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम सांस लगभग लेस देन 10 ब्रेथ्स पर मिनट, मतलब पूरे 1 मिनट में 10 बार से कम हम सांस लेते हैं। इस तरह से जो डिवाइस रहती है वो प्रोग्राम्ड रहती है, तो ये भी ब्लड प्रेशर वो कम करने में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ। ब्रिस्क एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर आप मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी कर लेते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए, कम से कम सप्ताह के 150 मिनट निकालिए या दिन भर का आधा घंटा कम से कम निकालिए, जिसको आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायता होगी।